हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत शानदार होंगे, बहुत ही अच्छे से आपका जो है पढ़ाई चल रही होगी। एक बड़े दिनों के बाद हमारी वापस से मुलाकात हो पाई है दोस्तों, और इस मुलाकात को हम बहुत ही शानदार करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक जो है हमने एमपी के बारे में ही पढ़ रहे थे। अब थोड़ा उसके एडवांस में उसके आगे चलते हैं और बातें करते हैं भारत के संवैधानिक विकास पर। क्योंकि इस बार हम सोच रहे थे कि इसके साथ-साथ पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास ली जाए। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का एमपीपीएससी में और बाकी एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्व होता है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में अगर आ रही होगी, और जल्द ही हम इस पर काम करते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम जो भारत की जो विकास है उसके बारे में बात करेंगे, है ना, कि संवैधानिक का विकास कैसे हुआ, संविधान का विकास कैसे हुआ, और इसके बाकी डायमेंशन भी जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, प्लीज आप इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। भारत का संवैधानिक विकास 1600 ईस्वी में आपको पता ही है, लंदन में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और उसके बाद जो है वहाँ की जो महारानी होती है, नाम है उनका एलिजाबेथ प्रथम। वो एक चार्टर चार्टर मतलब होता है एक प्रकार का आदेश, है ना, एक कानूनी आदेश होता है। चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दे देती है। तो पहली बार ये काम करती है ना। अभी तक बाकी जो यूरोपीय कंपनी थी वो आ भी चुकी थी और भारत में व्यापार भी कर रही थी। परंतु अब किसको मिल गया? तो वो मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। इनसे पहले आपको पता ही है कि पुर्तगीज आ चुके थे, डच आ चुके थे, और वे अपनी कंपनियां यहाँ पर चला रहे थे अपना, है ना, अलग अलग प्रकार से अपना व्यापारिक गतिविधियों को काम अंजाम दे रहे थे। अब आती है नई जो कंपनी है, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इसका आदेश कौन देते हैं? तो वो देते हैं महारानी एलिजाबेथ। ओके, पहली बार अंग्रेज जो है वो किसके दरबार में आते हैं? तो वो मुगल शासक है, एक महान शासक, जहांगीर नाम है, सलीम नाम था इसका। और ये मुगल दरबार का एक मुगल सत्ता का एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, क्योंकि चित्रकला इसके समय में बहुत ही शानदार उत्कृष्ट पर पहुंची। और ये एक महान राजा शासक जिसका नाम है अकबर, उसका ही बेटा है। ओके, तो इसके समय में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और भारत में आकर के परमिशन लेती है कि हम अगला व्यापार करेंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ठीक है, एक मिनट। बात करते हैं आगे। तो बात है 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस के बारे में बात करना है हमको। तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आते हैं और सूरत में एक फैक्ट्री खोल लेते हैं। और सूरत में 1611 में ही जो है दोस्तों ये फैक्ट्री खुल जाती है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाते हैं तो इनका सम्मान तो किया जाता है, लेकिन इन्हें प्रत्यक्ष रूप से जो है इनको परमिशन नहीं दी जाती है, अनुमति नहीं दी जाती है कि आप यहाँ पर अपना उद्योग या फैक्ट्री लगा सकते हैं। लेकिन एक इनकी जो पत्नी थी, इनकी जो बेगम थी, नाम था उनका नूरजहां अर्थात मेहरुन्निसा। वे क्या करती हैं? उनका एक गुट काम करता है जिसमें 4-5 लोग होते हैं। एक तो खुद मेहरुन्निसा भी होती है, उनके पिताजी होते हैं, उनकी माताजी होती है। उनके पिताजी का नाम होता है मिर्जा गयास बेग, जिनको एतमा उद्दौला की उपाधि दी जाती है जहांगीर के द्वारा, है ना। और इनकी माँ होती है अस्मत बेगम, जो इत्र का आविष्कार भी करती हैं, इत्र बनाने का आविष्कार करती हैं कि इत्र कैसे बनाया जाता है, और मतलब उसका कला का। और एक और इनका भाई होता है आसफ खान, और साथ ही साथ होता है इनका एक बेटा, सौतेला बेटा, जिसका नाम होता है शाहजहां खुर्रम। और यही शाहजहां होता है जो खुर्रम रियल नाम होता है उसका, वह आगे अगला शासक बनता है। तो ये 4 लोग होते हैं, जुटा गुट कहलाता है, और ये इनडायरेक्ट रूप से इनको परमिशन दे देता है। और 1611 में ही दोस्तों सूरत में इनकी एक फैक्ट्री बन जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से कहानी चलती है। अगला फिर डायरेक्ट इतनी इनको वो जो है परमिशन नहीं मिली। उसके बाद दोस्तों 1615 की बात है। 1615 में सर टॉमस रो भारत आते हैं, और ये भी वहीं से आते हैं, आपको पता है, इंग्लैंड से आते हैं, ब्रिटेन से आते हैं। और ब्रिटेन के जो रानी है उससे परमिशन लेकर आते हैं। और आकर के दोस्तों क्या करते हैं? जहांगीर के दरबार में वापस से इनको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देने के बाद रिश्वत होती है एक प्रकार से, गिफ्ट भी, ठीक है, मतलब गिफ्ट होता ही है, लेकिन गिफ्ट जब कुछ बदले में कुछ लेने के भाव से की जाए तो उसको रिश्वत ही कहते हैं। ठीक है, टॉमस रो। तो ये इसी भाव से आते हैं और व्यापार की अनुमति ये प्राप्त करते हैं और इनको मिल जाती है। फिर अंग्रेज क्या होते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है बड़े पैमाने पर भारत में उद्योग स्थापित करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अजमेर में जो है जहांगीर से मिला, कहां पर मिला? अजमेर में, और व्यापार की अनुमति ली थी इसने। ओके, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर शिकंजा कस लिया, आपको पता ही है। जो इस प्रकार से कहानी चलती है। पर फिर जब मुगलों का जो सत्ता कमजोर हो जाती है, उसके बाद मुगलों की सत्ता जिसे ही कमजोर होती है और बाद के शासक जो होते हैं इतने ताकतवर नहीं होते, तो बक्सर का एक युद्ध होता है और बहुत ही फेमस युद्ध होता है बक्सर का,
और यह युद्ध दोस्तों ये दरवाजा खोल देता है भारत के लिए। बंगाल पर तो राज करते ही करते हैं, इसके बाद दोस्तों पूरे भारत की चाबी इनको मिल जाती है। ओके, बक्सर का युद्ध फेमस है दोस्तों, क्योंकि ये जो है मुगल शासक, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, इनके खिलाफ करते हैं अंग्रेज। ओके, लॉर्ड क्लाइव होता है उस समय शायद, वो उसका काम संभालता है, और पहला गवर्नर भी वही बनता है बंगाल का। ओके, अच्छा ये नाम आएगी आगे ना। तो अंग्रेजों ने व्यापार की शुरुआत बंगाल से की थी, बंगाल से ही गवर्नरों की नियुक्ति करना शुरू हुआ, और बंगाल का पहला गवर्नर बनता है, नाम इसका क्या, लॉर्ड क्लाइव नाम है। और ये बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट करता है। द्वैत शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। और दोहरा शासन का तात्पर्य क्या है दोस्तों? दोहरा शासन का यहाँ तात्पर्य है क्या, कि जिससे प्रशासनिक जो उत्तरदायित्व है वो राजा के पास रहेंगे, शासक के पास रहेंगे, अर्थात सुल्तान के पास रहेंगे, जो नवाब है उसके पास रहेंगे, और जो वित्तीय या राजस्व के जो अधिकार हैं वो किसके पास रहेंगे, वो अंग्रेज का जो गवर्नर रहेगा उसके पास रहेंगे। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि पैसा किसी और के पास और काम किसी और को करवाना है, जिसके पास पैसा ही नहीं है। तो ये वाली बातें यहाँ पर हुई दोस्तों। इससे क्या हुआ, बंगाल में बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा, कई लोग काल के गर्त में चले गए, कई लोगों की मृत्यु हो गई, और जिससे बड़े पैमाने पर बाद में जो है भारतीयों को बहुत हानि उठानी पड़ी। और फिर काम ये होता है कि आगे चल करके फिर जो ब्रिटेन की सरकार है वह एक अधिनियम बनवाती है, चार्टर एक्ट बनवाती है, उसको हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, जो कंपनी को रेगुलेट कर सके। और नया फिर एक गवर्नर जनरल आता है, और उसका नाम क्या होता है, गवर्नर आता है, जो पूरे बंगाल का गवर्नर होता है, गवर्नर जनरल, और उसका नाम होता है वारेन हेस्टिंग्स। तो अगला आएगा, उस पर हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, यहाँ तक बात चलती है। अगला है ये इस प्रकार से जहांगीर है दोस्तों, देख लीजिए जहांगीर को, इस प्रकार से सूर्य की भांति इसको चमकता हुआ दिखाया गया है। अगर अकबर के काल में ही शुरू होता है कि शासक को भी इस भांति दिखाया जाता है, सुल्तान को सूर्य की भांति, कि उसके जो चारों ओर है, उसके सिर के चारों ओर आभा मंडल है, ये देख रहे हैं आभा मंडल, इस प्रकार से है ना। अकबर के शासन काल में ही शुरू होता है आभा मंडल प्रदर्शित करने वाला। हिंदू शासक तो करवाते ही थे, बुद्ध के चारों ओर भी था ये, परंतु अब किसके शासकों के चारों ओर भी आभा मंडल होने लगा, है ना। बढ़ते आगे, अगला है ये जहांगीर है, देखें आप इसको। और ये आपको दिख रहा होगा सामने टॉमस रो है, ये टॉमस रो इसके दरबार में आया हुआ है, और ये इस प्रकार से सेवादार है ना। ये परमिशन ले रहा है अपने उद्योग खोलने के लिए, है ना, जहांगीर से। बढ़ते हैं आगे, ये बैटल ऑफ बक्सर जो मैं बताने वाला था आपको, ये बैटल ऑफ बक्सर वही बक्सर है जहां पर क्या होता है, बड़े पैमाने पर हिंसा होती है और अंग्रेजों को चाबी मिल जाती है भारत के लिए, है ना। तो इस प्रकार से देखें आप, ये इस प्रकार से चल रहा है ना। बढ़े आगे, अगला आता है रेगुलेटिंग एक्ट, और ये पहला एक्ट है दोस्तों जो भारत में क्या करता है, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, लोगों को नहीं, कंपनी को रेगुलेट किया जा सके ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि कंपनी अपनी मनमानी करने लग गई थी, तो उस पर सिकंजा, उस पर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी था। और ये नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। कब लाया जाता है, तो 1773 में लाया जाता है। और अब बंगाल का जो गवर्नर होता है, जो क्लाइव था ना, वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, सॉरी बंगाल का, पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है, और इसके पास बहुत सारी पावर आ जाती है। इसकी हेल्प के लिए दोस्तों ब्रिटेन क्या करता है, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन करता है। ये कार्यकारी परिषद मतलब ये कार्य करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भारत के लिए कार्यपालिका काम करती है, कानून को लागू करने का काम करती है ना, पूरी शासन व्यवस्था को संभालने का काम करती है। उसी प्रकार से उस समय कंपनी की कार्यकारी के रूप में जो प्रमुख कार्य करेगा वो कौन करेगा, तो वो करेगा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, और इसी का नाम रखा गया कार्यकारी परिषद, जिसमें कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य रखे गए। ओके, अगली बात करते हैं, इस परिषद में निर्णय जो है बहुमत के द्वारा लिया जाने लगा, मतलब मेजोरिटी के द्वारा फैसला लिया जाएगा। और अभी भी पता ही आपको कि संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में जो भी कानून पास होते हैं वो बहुमत के द्वारा होते हैं। विशेष बहुमत होता है, कोई साधारण बहुमत होता है, लेकिन बहुमत तो होता ही है, अर्थात जिसका जितना मत रहेगा वो बिल पास हो जाएगा। तो निर्णय अब भी उस समय अब भी जो लेते हैं वो उसका जो अगर हम देखें बैकग्राउंड, तो वो यहीं से निकल के आता है कि बहुमत की जो प्रणाली है कि जिसका जितना ज्यादा बहुमत होगा उसकी बात मानी जाएगी, उसके ही कानून पास होंगे और उसके ही फैसले माने जाएंगे। तो ये निर्णय जो है हमने कहां से लिया, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लिया। ठीक है, बराबर वोट होने पर गवर्नर जनरल निर्णायक मत देता था। तो आपको पता है ये निर्णायक मत की जो प्रोसेस है वो कहां से शुरुआत होती है, तो निर्णायक मत जो है दोस्तों वो रेगुलेटिंग एक्ट से ही स्टार्ट होता है, निर्णायक मत। तो निर्णायक मत का मतलब क्या होता है कि जब वोट बराबर हो जाए, मतलब 50% इधर और 50% इधर हो जाए, तो क्या होगा, 50% इधर बराबर हो जाए, है ना, सब बराबर देने लग गए, 50 इधर
और 50 इधर। तो उस समय जो गवर्नर जनरल है उसके पास एक वोट होता है और उस वो वोट का प्रयोग करता है, वो जिधर जाना चाहेगा फिर उधर उनका निर्णय माना जाएगा। तो मान लीजिए इधर इधर दे दिया उसने अपना एक वोट, है ना, इधर दे दिया, प्लस कर दिया इधर, तो इसके पास 51 हो गए, तो इसकी बात मानी जाएगी। ठीक है, बराबर वोट होने पर ये निर्णायक मत दे सकता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी वर्तमान में जो लोकसभा स्पीकर के पास पावर है, उसके पास कौन सी पावर है? लोकसभा स्पीकर के पास वो निर्णायक मत वाली ही पावर है उनके पास। शायद संविधान का आर्टिकल 101 के तहत वो अपने 101 या 102 के तहत वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं ना, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं या राज्यसभा स्पीकर होते हैं, तो निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं, वो अभी भी करते हैं। तो इसकी शुरुआत अगर कहां से मानी जाती है, तो वो इसी रेगुलेटिंग एक्ट से मानी जाती है। तो आप इसको विशेष ध्यान रखें। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं आगे। ओके, इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगली अब बात करते हैं गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, क्योंकि यही बनता व्यक्ति पहला। ठीक है, तो इसकी परिषद बनाई गई, 4 सदस्य थे इसमें। कौन कौन थे वो? तो एक था क्लेवरिंग दोस्तों, एक था मानसून, एक था बरवेल और एक और था फ्रांसिस। ये 4 लोग थे और एक खुद गवर्नर जनरल। टोटल 5 हो गए दोस्तों, है ना। तो ये टोटल 5 लोगों से मिलकर के 4 अन्य सदस्य और एक खुद गवर्नर जनरल, इनसे मिलकर के परिषद का गठन होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, अगर टफ क्वेश्चन पूछे तो टफ क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, है ना। क्लेवरिंग, मॉनसन, बरवेल और फ्रांसिस, ये 4 लोग थे दोस्तों। ठीक है, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को जो बंदा तो टोटल 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय, जैसे ये भारत है, दक्षिण भारत। मैं बनाता हूँ, थोड़ा प्रयास करता हूँ देखो बनाने का। ये भारत का नक्शा बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, ये इधर ना। तो मान लेते हैं कि ये वाला इलाका कौन सा है? बंगाल वाला इलाका है पूरा। इधर इधर आप देखेंगे, एक मिनट, ये पूरा बंगाल वाला इलाका है, ये वाला। ठीक है, ये नीचे मद्रास वाला इलाका है यहाँ पर। ये पूरा मद्रास है और ये इधर अपना बॉम्बे वाला इलाका। तीन तीन एरिया हो गए। तो जो 3 एरिया हो गए दोस्तों, तो यहाँ पर तो अब इसको सुपीरियर बना दिया। ये ए वाला नाम का व्यक्ति है ना, ए वाला, यहाँ पर मान लेते बंगाल है और यहाँ पर ए गवर्नर जनरल है। तो इसको सुपीरियर बना दिया, किन पर? इन दोनों के ऊपर। इन दोनों के ऊपर सुपीरियर है ये। तो सुपीरियर है तो जो सारे फैसले लेगा वो यही लेगा, इसकी बात मानना पड़ेगी। इन दोनों को भी इसकी बात मानना पड़ेगी। तो सुपीरियर बना दिया इसको, ठीक है, बंगाल वाले को। और ये दोनों बेचारे अब इसका मुंह ताकते रह गए कि इससे बहुत सारे निर्णय इसी से लिए जाएंगे। ऐसी वाली बातें की गई। तो मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया। ये बात यहाँ पर होती है। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम जो है गवर्नर जनरल बनता है, पहला, फर्स्ट। तो वारेन हेस्टिंग्स कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही होता है। नाम क्या इसका? वारेन हेस्टिंग्स होता है। सॉरी, बंगाल का अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर। जो क्लाइव था ना, रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि ये पद खत्म कर दिया बाद में। तो ये अंतिम गवर्नर है और फर्स्ट गवर्नर जनरल है। ये जनरल शब्द जुड़ गया है ना बाद में, बस इतना हुआ। बढ़ते हैं आगे। अगला है भारत का पहला गवर्नर जनरल। देखो ये बैठा हुआ है बेचारा, गोरा व्यक्ति। ठीक है, थोड़ा सा इसका ढांचा देख लें आप। ये ये है दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। ओके, अंतिम गवर्नर भी था बंगाल का। इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या हुआ? तो वो 2-3 बातें तो हम पढ़ चुके हैं। अगली बात क्या हुई? कलकत्ता अर्थात बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था की गई यहाँ पर ये आज का सुप्रीम कोर्ट जैसा सुप्रीम कोर्ट नहीं है दोस्तों, है। उस समय का सुप्रीम कोर्ट ये अलग था और आज का अलग है। तो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर एलिजा एमपी थे। और अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो एक था चेम्बर्स, एक था लिमिस्टर, एक था हाइट। ये 3 लोग महत्वपूर्ण थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल 4 न्यायाधीश थे दोस्तों। और ये क्या करते? तो कंपनी से संबंधित सारे फैसलों का निर्णय ये देते थे। न्याय करते, मतलब कुल मिलाकर के न्याय प्रणाली विकसित करी इन्होंने। शुरुआत में केवल बंगाल तक सीमित थी, बाद में धीरे धीरे इसका क्षेत्र बढ़ाया गया, मद्रास को भी लाया गया, मुंबई को भी लाया गया। और फिर जब लंबा समय हो जाता है तो फिर दोस्तों हाई कोर्ट्स की स्थापना होना स्टार्ट हो जाती है। और हाई कोर्ट्स क्या करता है? किसी क्षेत्र विशेष के लिए, किसी प्रांत के लिए या किसी राज्य के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और फिर बाद में आगे चल करके जब भारत आजाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो जाता है। और वही सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? वही सुप्रीम कोर्ट, ये वाला सुप्रीम कोर्ट अलग है ना, वो वाला अलग है अभी जो वर्तमान में है। वो वाला सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए काम करता है। ठीक है, बात अलग है इसकी, तो थोड़ा आप अंतर समझे। अगला बात करते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को जो निजी व्यापार थे वो करने से मना कर दिया और जो भारतीय लोग थे उनसे उपहार या रिश्वत किसी भी प्रकार का जो है वो प्रतिबंध लगा दिया। ये वारेन हेस्टिंग्स के बारे में खास बातें हैं, क्योंकि उस समय क्या होता था कि कंपनी को बहुत सारा घाटा जाने लगा, मतलब हानि होने लगी।
कुछ फायदा नहीं होने लगा। उसका कारण क्या था कि जो कंपनी के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वे अपना भी व्यापार करते, निजी व्यापार भी करते। तो ऑब्वियसली जो अपनी पावर है उसका यूज क्या करेंगे, किसमें करेंगे वे? उसका यूज करेंगे दोस्तों वे अपने निजी व्यापार में, उसके लाभ पहुंचाने में। और जिससे क्या होगा? जिससे हानि होगी किसको? जिससे हानि होगी कंपनी को। तो ये बंद कर दिया। उपहार लेना भी मना कर दिया, रिश्वत लेना भी मना कर दिया। जिससे क्या होगा? जिससे कि कंपनी के कर्मचारी जो भ्रष्टाचारी की प्रवृत्ति रखते हैं, वो भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। ठीक है, ये सारे काम किए गए। तो ये आप इसको ध्यान में रखें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हमने इसके बारे में जो जानकारी थी इंपॉर्टेंट वो सारी पढ़ ली। बात करते हैं अगला एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में। अगला आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, के बीच में लाया जाता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां हैं, जो उसमें कमियां रही, उसको दूर करने के लिए दोस्तों ब्रिटिश संसद क्या लाती है? 1781 में एक संशोधन करती है। और ये संशोधन जो कानून बनता है, इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। ओके, बात करते हैं 2 साल बाद ही नया एक्ट आया था, 2-3 साल बाद ही, जिसका नाम क्या है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स क्यों रखा है इसका नाम? ये भी एक कानून है, केवल एक लॉ है, अधिनियम है कि 1784 में आया था। लेकिन इसको पिट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस समय जो पेश करने वाला व्यक्ति था वो वहां के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन थे वहां के? तो नाम था उनका प्रधानमंत्री पिट द यंगर। तो इन्हीं के नाम पर पिट जो है पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा, इन्हीं के नाम से, क्योंकि इन्होंने ये संसद में पेश किया था, है ना। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग अलग कर दिया। अभी तक क्या था कि जो कंपनी थी वो क्या काम करती? वो प्रशासनिक काम भी देखती, राजनीतिक काम भी देखती और वाणिज्यिक काम भी देखती। मतलब व्यापार की सारी गतिविधियां और राजनीति की सारी गतिविधियां सारा वही काम देती है कि अकेली। अब अलग अलग कर दिया। अब राजनीतिक काम अलग देखेगी, अलग, और जो है, और वाणिज्यिक काम अलग देखेगी। अब देखते हैं कौन है। तो व्यापारिक कार्यों को नियंत्रित करती थी कौन? व्यापारिक मतलब वही वाणिज्यिक। कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये व्यापारिक काम को देखेगी, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। और राजनीतिक काम को कौन देखेगा? तो राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये पॉलिटिकल इश्यूज को देखेगी। तो ये जो है अलग अलग चीजें कर दी गई। तो आप अगर देखेंगे अभी वर्तमान में भी, तो जो शक्तियों का पृथक्करण है, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध यहाँ से थोड़ा निकल के आता है ना। खैर उसकी बात हम आगे करेंगे, आगे वाले जो अधिनियम है उनमें उसकी चर्चा की गई है। लेकिन पहली बार थोड़ा सा जो छोटा सा प्रयास किया गया शक्ति के पृथक्करण के क्षेत्र में, तो वो यहीं पर किया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में। ओके, बातें करते हैं आगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश संसद की समिति है। संसद की समिति मतलब जिसका निर्माण कौन करेगा? तो ब्रिटेन की संसद है वो करेगा। जैसे वर्तमान में भी लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा का जो सभापति होता है वो समिति बनाते हैं विभिन्न, अलग अलग, किसी की जांच की बनाते हैं, तो किसी को संवैधानिक मुद्दों पर जो है वो अपनी राय या नए प्रावधान क्या किए जाए उसके संबंध में करती है। तो बहुत सारी समितियों का निर्माण होता है किसी कार्य विशेष के लिए। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसी प्रकार की एक समिति थी। परंतु दोस्तों इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात ये है कि ये जो है राजनीतिक गतिविधियों पर कंट्रोल करती है। और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, जो पहले थी, जिसमें 4+1 थे, 5 थे टोटल, उनकी संख्या घटा दी। तो जो सदस्यों की संख्या 4 थी ना, उसको कितनी कर दी? 3 ही कर दी। तब गवर्नर जनरल सहित केवल 4 ही लोग रह गए। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने थे? तो इसमें 6 सदस्य थे, 6 मेंबर्स थे इसमें। किसमें? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, जिनमें 2 ब्रिटिश मंत्री भी होते थे। अर्थात ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य कंपनी पर डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से अधिकार करने लगे। ये मंत्रिमंडलों ने काम को चालू कर दिया। जैसे पता ही आपको, जहां पर भी मंत्री आएंगे तो वहां पर तो दिक्कत आती ही है। खैर बात करते हैं आगे। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार, मतलब जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था, जैसे मद्रास पूरी प्रेसिडेंसी थी, बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, तो उसको अलग नाम से, अर्थात ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहने लगे, ये हमारा डोमिनेंस है पूरा, है ना। विशेष अधिनियम में 1786 का, इसमें क्या होता है? गवर्नर जनरल जो कार्नवाली से अगला नया जो बनता है उसको वीटो पावर दी गई। पता ही अभी भी राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। वीटो पावर ऐसी पावर होती है जिसका प्रयोग वो अपने जो भी अपने फैसले लेने में करता है ना, और वही उसका अंतिम निर्णय होता है। तो वीटो पावर वर्तमान में भी राष्ट्रपति के पास भी है। तो आप अगर देखेंगे ना सिमिलरिटी, तो जो वीटो पावर मिली हुई है, तो वो कौन से अधिनियम से मिली हुई है? तो जो विशेष अधिनियम आता है 1786 का, वहां से मिली है उनको वीटो पावर। तो वीटो पावर का उद्भव कहां से हुआ? तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना, विशेष अधिनियम 1786 से हुआ है। नोट करने वाली बात कौन सी है? तो पिट्स इंडिया एक्ट विवाद को लेकर जो प्रधानमंत्री है, नाम क्या है उनका? लॉर्ड नॉर्थ की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है दोस्तों, इस एक्ट के विवाद में। ये भारत का एकमात्र अधिनियम है
जिसके विवाद में ब्रिटेन की सरकार गिर गई थी, क्योंकि ये जो है इसमें विवाद हो चुका था आगे चल करके। और उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे अभी, क्या नाम था उनका, गठबंधन सरकार बनी थी, नाम था उनका लॉर्ड नॉर्थ, और इनको त्याग पत्र देना पड़ा, और अपनी सरकार का त्याग पत्र देना पड़ा, और इनकी सरकार गिर गई। पहला तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिस पर ब्रिटेन की सरकार है वो गिर जाती है, तो वो ये वाला था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। वारेन हेस्टिंग्स जो है 1785 में इंग्लैंड पहुंचा, और एडमंड बर्क द्वारा उन पर एक जो है महाभियोग लगाया गया। महाभियोग मतलब आरोप लगाना, पता है ये राष्ट्रपति के लिए भी प्रावधान है ना, आर्टिकल 61 जो है, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के लिए है कि महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए है। तो वही आर्टिकल का जो अगर संबंध देखेंगे आप डीपली जाकर के, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, 61 में, सॉरी 61 में, तो उसका जो है मिलेगा कहाँ से इतिहास आपको, तो वो यही एक्ट से मिलेगा, है ना, 1784 वाले से। तो इस पर महाभियोग प्रक्रिया चालू हुई, राष्ट्रपति पर भी लगता है अब तो। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया, मतलब उसके समान जैसी प्रक्रिया वो निर्वाचन आयोग पर भी लगती है ना। और दोस्तों आपको पता होगा कि केक पर भी लगती है, वो जो न्यायाधीश हैं उन पर भी लगती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ना, तो उन पर भी ये कार्य होता है। वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन पर इंग्लैंड लौटने के बाद क्या हुआ, महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई। ठीक है, बात करते हैं 1793 का जो चार्टर अधिनियम है वो वाला। तो चार्टर अधिनियम जो है वो क्या है, तो अगले ही कुछ सालों बाद, 9 सालों बाद वापस से एक अधिनियम बनता है, कानून बनता है। उसमें क्या प्रावधान किया गया, ये कोई बड़ा तो था नहीं, है ना, बड़ा आएगा उस पर बात करेंगे। कंपनी के कर्मचारियों तथा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन की व्यवस्था की गई। तो अभी तक क्या हुआ था, जो भी कंपनी के कर्मचारी थे सॉरी, और जो भी नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे, उन सभी को जो वेतन मिलता था, उनको जो भी पेंशन वेतन जो भी मिलता था, वो सारी व्यवस्था कहां से होती थी, वो ब्रिटेन की संसद करती थी, वहां से ब्रिटेन की कंपनी वहां से करती थी सारे काम। उनकी अपनी कंपनी से वेतन दिया जाता था, कहां से, वो भी ब्रिटेन से। परंतु पहली बार व्यवस्था कौन सी की गई कि अब जो वेतन है भैया वो हम भारत के राजस्व से देंगे। तो ये तो बहुत बड़ी गलती करी इन्होंने, बहुत गलत कहा ये तो। क्यों, क्योंकि अब तो भारत का राजस्व कम होगा ना दोस्तों। अगर मान लीजिए हमारा वेतन, हमारे उनका वेतन भी हमारे यहाँ से दिया जाए तो क्या होगा, हमारा जो खजाना है वो तो खाली होगा। तो ये ब्रिटिश लोगों ने किया ये काम, बहुत मतलब तरीके से लूटा हमको, है ना। सभी गवर्नर जनरल के लिए वीटो पावर दे दी गई। पहले केवल एक के लिए थी, बंगाल के गवर्नर के लिए, गवर्नर जनरल के लिए। अब सभी को दे दी, मतलब कि जो मद्रास का था उसको भी, और जो बॉम्बे का था उसको भी, और बंगाल के पास तो पहले ही था, तो तीनों को वीटो पावर दे दी गई। ओके, बात करते हैं आगे। ये कार्नवालिस से दोस्तों, ये वाला देखो इसको ध्यान से, इसका हम पढ़ेंगे अभी, कार्नवालिस, है ना। बात करते हैं, अब अगला है 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला अधिनियम आता है 20 साल बाद। तो 20 साल बाद एक जो आता है, तो इसमें क्या होता है सबसे बड़ा काम, तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एकाधिकार समाप्त हो जाता है। एकाधिकार मतलब अभी तक जो है भारत में केवल वही व्यापार कर सकती थी, उसका एकाधिकार था, मतलब जितने भी व्यापार करेगी तो केवल कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो ये अधिकार समाप्त कर दिया, केवल कुछ चीजें छोड़ दी गई, एक चाय वाला और एक चीन वाला। तो चीन के साथ तो उसका एकाधिकार था, अभी भी वर्तमान में चाइना के साथ, जिसे वर्तमान में चाइना है ना, चीन, उसके साथ व्यापार था उसका, उस समय एकाधिकार था। और चाय के साथ था, केवल चाय वाला जो व्यापार है वो केवल ही केवल कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और बाकी सारे इसके अधिकार खत्म कर दिए। तो ये तो अपवाद स्वरूप है, बाकी सारे अधिकार खत्म कर दिए, अपवाद था केवल ये। और अब क्या हुआ, अब नई कंपनियां भी आने लगेगी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके अन्य कंपनियां जो ब्रिटेन की थी, यूरोप की थी, वे भी यहाँ आ सकेंगी और अपना व्यापार करेंगी। तब अब क्या होगा, अब कंपनियों के मध्य में कंपटीशन हो जाएगा। पहले ये अकेले ही थी, और वो पता है ना, बॉर्डर मूवी का एक शेर है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो वो सारी बातें यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था करती सरकार, ऊंट के मुंह में जीरा देती है। तो शिक्षा की वे पहली बार जो आधुनिक शिक्षा उसकी बात तो करती है ब्रिटेन, जो उसका ब्रिटेन की जो कंपनी है वो शुरुआत तो करवाती है, लेकिन गलती क्या करती है, केवल 1 लाख रुपया मात्र, क्योंकि 1 लाख रुपए में तो कुछ नहीं होता, पता ही आपको, ऊंट के मुंह में जीरा हो जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। आजकल तो यूपीएससी जो है और पीएससी की तैयारी की करने वाली कोचिंग संस्थाओं की फीस 1 लाख रुपए से ज्यादा है। फिर अभी डिजिटलाइजेशन ने तो बहुत सारा काम आसान कर दिया, डिजिटल जो क्रांति आई उसने, ठीक है।
तो 1 लाख रुपए रखा गया। खैर चलो 1 लाख रुपए, परंतु शिक्षा, आधुनिक शिक्षा की नींव तो रखी, वो यहाँ से रखी गई। ईसाई मिशनरीज जो हैं, जो ईसाई धर्मगुरु हैं, ईसाई पादरी हैं, वो भारत में आने आ सकते हैं और प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म का। और इसने क्या करा, ये जो प्रचार प्रसार किया, अब कन्वर्जन चालू हो जाएगा दोस्तों बड़े पैमाने पर। तो यहाँ के जो दलित हैं, आदिवासी हैं, या और भी धर्म के जो लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग, फिर उस समय ओबीसी वर्ग का नाम का कोई था नहीं, उस समय शूद्र की गिनती में आते थे वो लोग, शूद्र में ही थे, मतलब शूद्र वर्ग था। अब ये उन लोगों को बहला फुसला करके धर्मांतरण करवाना स्टार्ट कर देंगे, उनका कन्वर्जन स्टार्ट कर देंगे, अर्थात हिंदू से अब क्या बनने लग जाएंगे, ईसाई बनने लग जाएंगे। तो ये ईसाई मिशनरी ने काम बड़े पैमाने पर किया, तो ये थोड़ा गलत था, है ना। इस अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटेन के जो आम नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति भी दी गई। तब आम व्यक्ति भी व्यापार गतिविधियां कर सकता है भारत के साथ, ये छूट यहाँ पर दी गई। ओके, बढ़ते हैं अगला। अगला दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम क्या था, तो ये भी नया अधिनियम आता 20 साल बाद। अब इसमें क्या हुआ कि पहले जो चाय और चाइना के साथ जो अपवाद स्वरूप जो व्यापार की अधिकार थे ना, वो भी समाप्त कर दिए पूर्ण रूप से। अब कंपनी का जो एकाधिकार है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, वह बाकी व्यापारी कंपनी भी कर सकती है, या ब्रिटेन का अन्य नागरिक भी कर सकता है अगर व्यापार करना चाहता है तो। अब उसको क्या है, सबके लिए दरवाजे खोल दिए गए। अब तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, क्योंकि अब तो और भी व्यापारिक कंपनी आ गई ना भारत में, वो भी काम करेंगी। अब अगला क्या हुआ, कंपनी ने भारत में शासन स्थापित करना अपना उद्देश्य बनाया। अब क्या हुआ कंपनी का उद्देश्य, अभी तक केवल ये व्यापार करती थी, अब ये शासन भी करने स्टार्ट कर देगी, और बड़े पैमाने पर शासन इकाइयां अपनी मजबूत करेंगी और पूर्णतः राजनीतिक बन जाएगी। अब एक और काम हुआ इसमें, अब केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब केवल बंगाल का सीमित था, मद्रास का अलग, बंगाल का अलग, बॉम्बे का अलग। अब क्या होगा, पूरे भारत का एक व्यक्ति बन जाएगा गवर्नर जनरल, और जहां जहां पर उनका अधिकार है, जहां जहां पर उनका शासन है, उस पूरे एरिया में ये शासन करेंगे। तो कंपनी अब क्या बन गई, अब जो है पॉलिटिकल यूनिट बन गई। बंगाल के जो गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और पहले कौन थे, पहले थे, उनका नाम था, फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स या बेंटिंग। ओके, नाम था इनका। आगे बात करते हैं। कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया, एक कानून मंत्री जोड़ा गया, कानून सदस्य जोड़ा गया, जो कानून का जानकार था, जो विधि का जानकार था। और अब कुल सदस्य कितने हो गए, तो 3+1 मतलब 4 हो गए। वापस से जो पहले वाली अवस्था थी ना, 1773 वाली रेगुलेटिंग एक्ट वाली, वो वाली स्थिति यहां पर आ गई वापस से। अब टोटल 5 सदस्य हो गए, 4 अन्य सदस्य और एक गवर्नर जनरल। और ये विधि सदस्य कौन है पता है वर्तमान में, अरे वर्तमान में आर्टिकल 74 के तहत जो महान्यायवादी है, ये वही व्यक्ति है। महान्यायवादी का पद जो है, हम अगर कहें तो सृजन कहां से होता है उसका, उसका यहीं से होता है 1833 के अधिनियम से। और ये विधि सदस्य क्या है, इसको सारी पावर है जो अभी वर्तमान वाले को है। मेन कानून का सदस्य, कानून का जानकार है, राय मशवरा करवाता है। तो जो अभी राष्ट्रपति को या सरकार को जो है सलाह देता है, उस समय ये था जो गवर्नर जनरल को देता था सलाह। और लॉर्ड मेकाले जो है वो पहले जैसे बनते हैं ना, सदस्य बनते हैं। तो जो जैसा महान्यायवादी का पद है, ऐसा उसी का है। और महान्यायवादी क्या करता है, अभी भी जो है संसद में भाग ले सकता है, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है ना, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर भी भाग ले सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता, अभी भी नहीं डाल सकता। तो ये उस समय भी था। ओके, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया 1843 में एलन बरो के द्वारा किया गया। किसी भी सदस्य के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आपको पता है जो आर्टिकल 15 वाला है, उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, धर्म, जाति, लिंग वाला। तो आर्टिकल 15 आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आपको थोड़ा ये दिखाई देगा। और आर्टिकल 326 भी पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको ये बातें दिखेंगी। ठीक है, तो धर्म, जाति, लिंग को लेकर के कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, तो विवाद को मना ही करता है। तो ये इस अधिनियम में जो है ये जोड़ा गया। मद्रास और जो बॉम्बे है, उसके गवर्नरों की सूची या कानून बनाने की जो शक्तियां हैं वो समाप्त कर दी गई। अर्थात अब सारी पावर किसके हाथ में आ गई, भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई। ठीक है, ये देखें, इस सती प्रथा का अंत भी हुआ उसी समय 1828 में, जो है 1829 में एक कानून बनता है, सती प्रथा अधिनियम बनता है। और सती प्रथा को जो उन्मूलन अधिनियम बनता है, उसमें राजा राम मोहन राय की एक अपनी बड़ी भूमिका होती है। तो दोस्तों आप इसको देखें, देखो ये जो है जबरदस्ती
कुछ तलवार और लाठी भाला लेकर के खड़े हैं लोग, और जो है ये सती करवाई जा रही है। तो इसको आप देखें ध्यान से। बात करते हैं आगे। नोट करने वाली बात क्या है? प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, सदस्य कौन होता है? उसका नाम है लॉर्ड मेकाले। और साथ ही भारतीय कानूनों का वर्गीकरण भी किया गया है इस समय, मतलब कानूनों को अलग अलग भागों में बांटा गया लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। और एक विधि आयोग भी बना। अभी भी विधि आयोग बनते हैं, कानून आयोग बनता है अभी भी, जो विधि के संबंध में नए चेंजेस क्या किए जाए और कुछ जो नए कानून बनाए जाए उसके बारे में जो राय मशवरा करने वाला एक आयोग है विधि आयोग। आज भी है है ना, आज भी इसका गठन किया जाता है। लॉर्ड मेकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इसने जो कानून की व्यवस्था करी उसमें जो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया गया कि भारतीयों को अंग्रेजी सिखाई जाए भैया। ठीक है, बात करते हैं आगे। अगला है 1853 का जो है चार्टर अधिनियम। इस ये उस समय की बात है, ये चार्टर अधिनियम थी जब भारत में किसका शासन था? तो जो भारत में है वो डलहौजी था, उस समय की बात है ये। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या दो दोस्तों। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य हो गए? अब 24 हो गए। मतलब देखो धीरे धीरे बढ़ते 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 इतने बढ़ गए। तो इन सदस्यों को कम कर दिया गया, कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें विधि सदस्य को स्थायी बना दिया। तो जो वहां बन चुका था ना 33 में विधि सदस्य, वो अस्थायी था बेचारा, अब उसको स्थायी बना दिया, परमानेंट कर दिया। ठीक है, ये तो ये वाली बात हो गई। ये चुनाव आते ही जो है वो अतिथि शिक्षकों को परमानेंट कर देते हैं, है ना, अधिकतर सरकारों ने काम किया है। तो ये वाली बात यहाँ पर भी हुई। कार्यकारी परिषद के जो विधायी कार्य थे, जो कानूनी कार्य थे, उनके लिए प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग काम कर दिया। तो मतलब आप अगर समझेंगे कि जो वर्तमान में विधायिका है वो कार्यपालिका, तो जो अभी अलग अलग काम करती है। विधायिका का काम क्या है दोस्तों? कानून को बनाना। विधायिका का काम वर्तमान में क्या है? कानून को बनाना। और कार्यपालिका का काम क्या है? तो कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। तो जो ये शक्तियों का पृथक्करण हुआ है, ये देखो यहीं पर हुआ है। देखो 1853 वाले में कि विधायी कार्य अलग, प्रशासनिक कार्य अलग। प्रशासनिक कार्य कौन करेगा? कार्यपालिका वाला सेक्शन करेगा। और विधायी का वाला कार्य कौन करेगा? तो कानून बनाने वाला काम करेगा ये। तो ये जो है हमारे पास्ट से ही जुड़ी हुई बातें हैं। थोड़ा सा आगे जल्दी बढ़ लेते हैं। अगला है दोस्तों, यहाँ पर कानून निर्माण में सहायता हेतु गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 6 नए सदस्य लिए जाएंगे, मतलब जाएंगे आगे भविष्य में। कार्यकारी परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े जाएंगे। यहाँ से भारत की संसद का इतिहास प्रारंभ होता है दोस्तों। भारत की संसद का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ से होता है? तो 1853 के चार्टर अधिनियम से होता है संसद का प्रारंभ। ओके, बात करते हैं अब। उच्च पदों अर्थात सिविल सेवकों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि उनके ही रहमो करम से बन जाते थे लोग। अब तो क्या क्या करना पड़ेगा? अब तो लिखित परीक्षा भी लेनी पड़ेगी। अर्थात जो भी हम यूपीएससी में, एमपीपीएससी में जो रिटर्न एग्जाम देते हैं, तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है, लिखित परीक्षा की। आईसीएस, उस समय आईसीएस था, अब तो यूपीएससी कहते हैं हम, या स्टेट पीएससी कहा जाता है। उस समय आईसीएस की एग्जाम होती थी, है ना, इंडियन सिविल सर्विस नाम था इसका। तो इसका प्रारंभ यहीं से होता है। 1854 में मेकाले समिति बनाई जाती है और यह सिविल सेवाओं से संबंधित थी। तो मेकाले समिति का गठन कब किया गया? 1854 में ही किया गया। और मेकाले तो पता ही है आपको, ये विधि सदस्य है बहुत बड़ा। नोट करने वाली बात कौन सी है? 1854 में प्रस्तुत चार्ल्स वुड डिस्पैच, जैसे होता ना, ये शिक्षा के लिए था, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं इसको, क्योंकि इस समय शिक्षा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन किए गए और शिक्षा के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रावधान भी किए गए, इसलिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, चार्ल्स वुड डिस्पैच का। और कब आया था ये? 1854 में। बात करते हैं आगे। 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय आईसीएस बने। पता है ना, सत्येंद्र नाथ टैगोर बहुत फेमस आईसीएस थे, अधिकारी बने। अर्थात ये वो वाली बात हो गई कि पहले यूपीएससी निकालने वाला बंदा कौन था? तो वो यही है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। परंतु अंग्रेजों के समय की थी, उस समय आईसीएस कहते थे इसको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1854 का भारत शासन अधिनियम, सॉरी 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। और ये खास है दोस्तों कि ये आता है कब? जब क्रांति हो जाती है, उसके बाद भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 का, उसके बाद ये अधिनियम लाया जाता है। और ये जो अधिनियम है, अब अभी तक चार्टर अधिनियम पढ़ते आए थे हम, अब हो जाएगा कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम। क्योंकि अब सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी? तो दोस्तों ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाएगी सारी सत्ताएं। अब कंपनी खत्म, कंपनी का शासन खत्म, अब किसके हाथ में आ जाएगा? डायरेक्ट ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की संसद डायरेक्ट रूल करेगी यहाँ पर। अब महारानी रूल करेगी अब। और 1858 से लेकर तो 1947 तक ताज का शासन रहा है यहाँ पर। ताज मतलब ब्रिटेन की संसद का और वहां की महारानी का।
भारत के शासन को अच्छा शासन बनाने का कारण इस अधिनियम को अच्छा अधिनियम भी कहा जाता है, लेकिन अच्छा नहीं अधिनियम कुछ था नहीं, केवल नाम था। ओके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया है ना। ये जो संस्थाएं बनाई गई थी, ये बनाई गई थी ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और वो 1784 के एक्ट के द्वारा, तो ये समाप्त कर दी यहाँ पर, है ना। अब केवल डायरेक्ट रूल कौन करेगा, तो ब्रिटेन की संसद करेगी। और उनके लिए क्या क्या, तो वायस राय का पद बनाया गया और भारत सचिव का पद बनाया गया, तो अलग अलग बनाएंगे। देखो ये 1857 की क्रांति दोस्तों, देखो ध्यान से, इस प्रकार से हुआ था। आगे बात करते हैं अगला। गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके नाम क्या रख दिया उसका, वायसराय रख दिया। और अब डायरेक्ट रूल कौन करेगा, तो ब्रिटिश क्राउन करेंगे। भारत का प्रथम वायसराय कौन होता है, तो उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। और वायसराय की सहायता के लिए जो, वायसराय की हेल्प के लिए जो एक पद बनाया गया नया, और उसका नाम रखा गया भारत सचिव। यह ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता है भारत सचिव। और प्रथम जो है वो कौन है, उनका नाम है चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड भारत के पहले सचिव माने जाते हैं, भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव की सहायता के लिए भी 15 सदस्यों की एक परिषद बनाएंगे, जिसकी हेल्प करेंगे। और जो भारत में क्या चेंजेस लाना है, क्या काम करना है, कैसे करना है, उसके बारे में निर्णय लिए जाएंगे। नोट करने वाली बातें आती हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन है, तो उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन है, सॉरी गवर्नर कौन थे, सॉरी गवर्नर, उनका नाम है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर। और ये फेमस पर्सनालिटी, आप जानबूझ करके चित्र जोड़ा गया। आप ये जवानी का चित्र देखें, जब जो ब्रिटिश क्राउन था ना, ताज था, वो एलिजाबेथ थी, है ना, महारानी थी, और महारानी का फोटो है, आप इसको देख सकते हैं। ज्यादा ध्यान से भी ना देखें, थोड़ा ध्यान रखिए, ध्यान देने में भी किसी और की पत्नी हो सकती है, उन पर विशेष ध्यान दें आप। ठीक है, तो ये इतनी सुंदर थी, काफी सुंदर थी ये, देखें आप, है ना। फिर ये सारी बातें, तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर आप सभी लोगों को सफल बनाए। मेरी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली दोस्तों। ये इस दिवाली माँ लक्ष्मी आपके घर में भंडार भर दे, और आप हमेशा इसी प्रकार से खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, जीवन में तरक्की करते रहें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें दोस्तों। और इसी प्रकार की हम क्लासेस लाते रहेंगे, लेकिन आपको भी हमारा योगदान देना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही।